2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और आ जाते हैं ना, फिर शुरू करते हैं। कोई भी तो क्या हुआ सम्मति? कुछ नहीं सर। कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आई। सर वो क्लासेस बंद हो गई ना। अच्छा, यवतमाल वाली। हाँ अच्छा, तो फिर क्या कुछ शुरू करने की प्लानिंग है कि नहीं? तो वो रमेश सर है ना, हाँ हाँ। तो उनके यहाँ पे क्लासेस लगाए अभी। सही किया, सही किया। हाँ सर, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता ना। और हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन सी सब्जेक्ट हो रही है अभी? तीनों भी। सही है फिर, और क्या। थोड़ा बहुत ऑनलाइन से हेल्प मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे? क्या आवाज नहीं आई फिर से? आप क्या करोगे फिर? मैं तो ज्वाइन भी हो गया हूँ कहीं पे। सर बताओ ना। मैं ज्वाइन हो गया हूँ यहाँ पे, यवतमाल में नहीं। तो कहाँ पे? बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस है, तुम लोग उधर नहीं आ सकते, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई। फिर से आगरा चले गए क्या? नहीं, आगरा तो नहीं, महाराष्ट्र में ही हूँ। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा बात, क्योंकि वहां पे नागपुर से मेरे को कॉल आया था, वो पवार सर ने कॉल किया था मुझे। ठीक है। तो क्या बोले? तो बोलना क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया वो ठीक है, लेकिन वो आपका पेमेंट वेमेंट नहीं देंगे। सो अब फिर से नया फिर से जो नया होगा ना, शुरू करेंगे। पता नहीं कब शुरू करेंगे, तो उसके बारे में सोचते हैं, आइए मिल के बात करते हैं। बोले रहने दो भाई। डूब गए सर आपके पैसे? हाँ, डूब गए। मैं तो पिछले ही महीने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन यही है, यहाँ बहुत ज्यादा ही क्लास लग रहा है, 6-7 क्लास डेली लग रहा है। सर बता तो दो कहाँ पे हो। अभी नहीं, कुछ दिन में बता दूंगा, कांटेक्ट में ही रहना, और क्या। हाँ। अभी पता नहीं, आया नहीं कोई बंदा। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम तो हो गया, 5 बज गया। शुरू करते हैं। विनय, विनय है क्या? यस सर। डेली रेगुलर नहीं करते हो तो फिर क्या फायदा होगा? क्लास तो तभी फायदा होगा ना जब रेगुलर करोगे। हाँ यस सर, रेगुलर करता हूँ अभी। हाँ, रेगुलर किया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लूइड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर दिया हूँ अभी तक। पहली प्रॉपर्टी है बुआयंसी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, सरफेस टेंशन। थर्ड प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो गई, कैपिलरिटी। और अब हम बात करेंगे कल ही बारे में बता दिया था, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी, इसकी मैं बात करूँ। थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि क्या है ये। बुआयंसी क्या होती है? तो देखो, जब भी किसी लिक्विड में ना बॉल को डाल दोगे या कोई भी बॉडी को रखोगे, तो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, नहीं वेटलेस हो जाती है, वेट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज बुआयंसी। सरफेस टेंशन क्या होती है?
सरफेस टेंशन क्या होती है बताओ? कपड़े धोते हैं ना, डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो फिर क्या हो जाती है, आसानी से डिटर्जेंट से साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है डिटर्जेंट से साफ? जैसे ही पानी के अंदर डालोगे डिटर्जेंट तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण ना क्या होता है, जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े के रेशे के ऊपर में जो लिक्विड बंधी होती है वो कपड़े के रेशे को ना अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे समझो कि मान लो ये धागा है कपड़े का, और क्या रहता है ना, यहाँ पे एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड बन जाती है। जिस लिक्विड में डालोगे, जैसे पानी में कपड़े को डालेंगे तो ये पानी है। पहले सरफेस टेंशन क्या थी? पहले सरफेस टेंशन ज्यादा थी, पहले सरफेस टेंशन ज्यादा थी, सरफेस टेंशन ज्यादा थी। तो उससे क्या होगा, अब जब कम हो गई तो ये ना धागे को अपने तरफ खींच रहा था। धागे को क्या कर रहा था? खींच रहा था। तो पानी में जैसे डिटर्जेंट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पानी मिल जाता है डस्ट के साथ, और डस्ट प्लस पानी ये दोनों एक कॉम्बिनेशन बना देता है और सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो चारों तरफ से अट्रैक्शन वीक हो जाती है और ये सिकुड़ना चाहता है। तो पानी गंदगी को साथ लेकर के सिकुड़ करके कपड़े से हट जाती है ना। ये मैकेनिज्म होती है सरफेस टेंशन की। बहुत सारी और भी एग्जांपल है सरफेस टेंशन की। थर्ड मैंने बताया था कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है? कल ही मैं डिस्कस किया हूँ कैपिलरिटी क्या होती है। तो जब भी किसी, मान लो एक ट्यूब में पानी भरा हो, पतली सी ट्यूब अगर इसके अंदर डाल दो तो पानी ऊपर चढ़ जाती है इसमें। अगर ये पानी है, ये गिलास है, तो आप देखेंगे ना पानी ऊपर h हाइट ऊपर चली जाती है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो दिस इज कैपिलरिटी। या मान लो अगर मरकरी लिक्विड का यूज करेंगे, ट्यूब को डालेंगे तो आप देखेंगे कि मरकरी की कॉलम नीचे चली गई है। तो ये जो फॉल या राइज हो रहा है ना लिक्विड सरफेस की, दैट इज नॉन एज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी कहलाती है ये। इसके बारे में भी डिस्कस किया था। लास्ट प्रॉपर्टी में बात करूंगा आज विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की आज हम बात करेंगे। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से लिखी जाती है, जैसे इच्छा हो वैसे लिखो। विस्कोसिटी क्या होती है देखो, आपको पता है ये विस्कोसिटी ना समथिंग फ्रिक्शन के सिमिलर ही है, सिमिलर टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम जानते हैं ना, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन क्या करता है, मान लो एक रफ सरफेस है और हम बॉडी को मूव करना चाहते हैं रफ सरफेस पे, तो क्या करती है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, इधर फ्रिक्शन लग जाती है। और जो मोशन को अपोज करती है, मोशन को क्या करती है? मोशन को अपोज करती है, ये मोशन को अपोज करती है। उसी तरीके से ना, मान लो ये एक नदी में पानी बह रही है, ऐसे ये नदी में पानी बह रही है, ये नदी का तल है, सबसे नीचे का सरफेस है, बॉटम पॉइंट है, ये बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट ऑफ द अर्थ, बॉटम पार्ट ऑफ रिवर, ये नीचे है, रिवर का ये तल है। अब पानी यहाँ भरी हुई है, तो आप एक चीज गौर करके देखते होंगे, अगर नदी में नहाए हो, कौन कौन बंदा नहाया? नदी में नहाए हो कभी क्या? बहती हुई जहाँ पे पानी हो, शिव नहाए हो क्या नदी में जहाँ पे पानी बह नहीं रही ना हो? सर। नहीं नहाए हो? नहीं ना। जीवन अधूरा रह गया फिर। तो नदी में क्या होती है ना, रिवर में
आप देखते होंगे ना कि ऊपर जो पानी रहती है ना, ऊपर लेयर, अपर लेयर जो होती है वो बहुत फास्ट चलती है, और जो सबसे नीचे का लेयर होता है ना वो तो रुकी हुई रहती है, रेस्ट में ही रहती है। समझ में आया? सबसे ऊपर वाली जो वाटर की लेयर होती है वो सबसे फास्ट चलती है, और सबसे नीचे वाली लेयर रुकी हुई रहती है। ऐसा क्यों रहता होगा, सोचो। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाला जो लेयर है, मान लो ये लेयर 1 है, मैं अलग अलग लेयर के रूप में दिखा रहा हूँ। ये लेयर 1 है, फिर मान लो इसके नीचे लेयर 2 है, पानी का ही लेयर है, पतला पतला लेयर है, दिखाने के लिए बस मोटा दिखा रहा हूँ मैं, ये पतली पतली लेयर है। तो क्या करती है ना, जब ये वाला लेयर आगे की तरफ मूव करना चाहता है तो नीचे वाला लेयर इस पे फ्रिक्शन लगाता है, फिर ये वाला जब आगे बढ़ना चाहता है तो इसके नीचे वाला फ्रिक्शन इधर लगा देता है इस पे। इस तरीके से जितनी भी लेयर्स होती है ना पानी पे, सब पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और क्योंकि ये वाला लेयर सबसे नीचे है, ये वाला लेयर सबसे नीचे है और वो भी अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा लग जाता है कि ये हमेशा रुकी हुई ही होती है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, लिक्विड के फ्लो को दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। लिक्विड की जो फ्लो होती है, लिक्विड की फ्लो दो तरह की हम देख सकते हैं। लिक्विड ही दो तरह की होती है, एक हम बोलते हैं आइडियल लिक्विड और दूसरी बोलते हैं नॉन आइडियल लिक्विड, नॉन आइडियल। तो आइडियल लिक्विड में क्या होती है, आइडियल लिक्विड वो है जिसमें कोई भी ड्रैगिंग नहीं है, कोई भी ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन लेयर्स आर एब्सेंट, बिटवीन लेयर्स आर एब्सेंट, यानी लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। देखो फ्रिक्शन फोर्स को ही ना एयर या वाटर के लिए, एयर या किसी भी फ्लूइड के लिए फ्रिक्शन फोर्स को ही ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। ड्रैगिंग फोर्स क्या होती है, ड्रैगिंग फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड is called generally dragging force या viscous force, ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स ये कहलाती है। विस्कस फोर्स ये कहलाती है। ड्रैगिंग फोर्स विस्कस फोर्स क्या होती है, बस फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन होती है, फ्लूइड क्या होती है, लिक्विड या गैस, फ्लूइड क्या होती है, लिक्विड या गैस। तो ये आइडियल की केस नहीं है, ये नॉन आइडियल की केस है। आइडियल में नहीं रहेगा फ्रिक्शन, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉन आइडियल की। और आइडियल फ्लूइड कौन सी होगी, आइडियल फ्लूइड वो होगी जिसमें नो ड्रैगिंग, नो ड्रैगिंग होगी, है ना, नो विस्कस फोर्स होगी। इसके साथ एक और कंडीशन है कि वो इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी है तो उसको कंप्रेस करके मैं आधा लीटर का बना दूंगा आफ्टर कंप्रेशन, ऐसा नहीं होना है। किसी भी कंडीशन में 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, हाफ लीटर है तो हाफ ही लीटर रहेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया, आइडियल फ्लूइड क्या होगी और नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होगी। आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होगी बताओ। आइडियल वो होंगे जिसमें क्या होगा बताओ, आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो इनकम्प्रेसिबल होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी, जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसे कंप्रेस नहीं की जा सकती, वो इनकम्प्रेसिबल है।
यानी दबा नहीं सकते हो इसको, कम नहीं कर सकते, वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते, है ना। वी कैन नॉट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन फ्लूइड, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा, अगर नॉन आइडियल है तो वो कंप्रेसिबल होगी, कंप्रेसिबल फ्लूइड होगी। नॉन आइडियल क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। मींस वी कैन चेंज, वी कैन चेंज देयर वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गई। सेकंड क्या डिफरेंस हो गई? सेकंड डिफरेंस है कि देयर इज विस्कस, किसकी मैं बात कर रहा हूं देखो? आइडियल की। देयर इज नो विस्कस फोर्स, देयर इज नो विस्कस फोर्स इन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के लेयर के बीच में कोई भी विस्कस फोर्स नहीं होती है। किस कंडीशन में? आइडियल में। नॉन आइडियल में होती है। देयर इज सम विस्कस फोर्स, there is some viscous force in between layers of fluid। तो दो तरह के फ्लूइड होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। हमें किस लिक्विड की बात करनी है अपने सिलेबस में? we only talk about आइडियल फ्लूइड, केवल आइडियल की बात होगी। किसकी बात होगी? केवल आइडियल की बात होगी। और लेकिन बाद में फिर हम नॉन आइडियल की भी बात कर लेंगे। आइडियल किस सेंस में हम बात कर सकते हैं? आइडियल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड विस्कस हो या नॉन विस्कस हो, लेकिन वो हमेशा इनकम्प्रेसिबल रहेंगे, इनकम्प्रेसिबल रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? इनकम्प्रेसिबल। तो अगर विस्कस फ्लूइड की बात करूं, विस्कस फ्लूइड की मैं बात करूं अगर, तो विस्कस फ्लूइड में जिसके लेयर के बीच में फ्रिक्शन है, विस्कस फ्लूइड के लिए एक लॉ भी है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन यहाँ पे भी आया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? तो अभी जो एग्जांपल दिया था उसी को एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है कि मान लो दो अगर अलग 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 जगह डिफरेंट लेयर्स हम लेंगे, तो किसी भी दो लेयर के बीच का डिस्टेंस आप देख लो। मान लो यहाँ से देखा, यहाँ तक का देखा, ये वाला डिस्टेंस कुछ भी होगा, y होगा। या मान लो यहाँ से y डिस्टेंस पे हमने एक लेयर मान लिया, ये वाली, जिसकी डिस्टेंस है dy। तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो ऐसे होगा। लेयर अगर रहेगी तो ऐसे ही तो लेयर बनती है, ऐसे तो लेयर बनती है। नहीं, इस तरीके की लेयर होगी पानी की, इस तरीके की लेयर होगी, तो कुछ तो एरिया रहा होगा। एरिया को कंसिडर कर लिया s, एरिया को क्या कंसीडर कर लिया? s। तो ये जो हमने y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक लेयर कंसीडर करा है, तो इस पे क्या होगा? एक विस्कस फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? तो ये क्योंकि v वेलोसिटी से इधर जाना चाहता है, तो इस पे विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन के जैसा है, इसीलिए विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। तो ये विस्कस फोर्स होगी कितनी? मैं इसको F मान लेता हूँ। तो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा बताओ? कुछ सोच सकते हो कि विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता होगा? जिस कॉन ये वाला जो पूरा कांटेक्ट सरफेस है, जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है एक लेयर दूसरे से, अगर वो लेयर बढ़ा दूं तो ये फोर्स बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? कांटेक्ट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रफनेस आएगी और वो ज्यादा अपोज करेगा। तो विस्कस फोर्स ना एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे, एरिया पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करेगा बताओ? और किस पे डिपेंड करेगा?
किस पे डिपेंड करेगा विस्कस फोर्स? स्पीड पे। किस पे डिपेंड करेगा? जितनी वेलोसिटी से, यहाँ पे क्या होती है, जितनी वेलोसिटी से ये आगे जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपोजिशन भी करता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपोजिशन भी करता है। और किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा y, अगर ये वाली dy की लेंथ चेंज कर दूं, dy की लेंथ चेंज कर दूं, ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, तो क्या चेंज आएगा? dy का अगर लेंथ चेंज कर दूं तो क्या विस्कस फोर्स बढ़ेगा? dy का लेंथ चेंज कर दूं तो क्या होगा? तो चेंज होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। क्या रिलेटेड होता है? इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड किया है? देखो एफ डिपेंड किया है, ऐसे समझो। यहाँ पे वेलोसिटी अपर पार्ट का कुछ अलग रहा होगा v, नीचे पार्ट का कुछ थोड़ा सा कम रहा होगा v माइनस डी। तो ओवरऑल अगर यहाँ से यहाँ तक देखें ना, तो कितने का चेंज आता है वेलोसिटी में? dv का। तो वो dv पे डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर है जो बताता है कि ड्रैगिंग फोर्स क्या होगी, विस्कस फोर्स क्या होगी। क्या हो जाएगी टोटल? तीनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा s dv बाई dy, है ना, s dv बाई dy। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। f dv बाई dy इसी को बोलते हैं न्यूटन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग c ना लिख करके ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से, ईटा से रिप्रेजेंट करी जाती है। तो रिलेशन क्या हो जाएगी? ईटा एस डी वी बाई डी वाई। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो करती है तो लेयर पे इतना फोर्स लगेगा, लेयर पे क्या लगेगा? इतना फोर्स लगेगा। dv बाई dy क्या हो गई? dv बाई dy हो गई कि y हाइट पे वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। ईटा क्या हो गई? ईटा हो गई, आपको बताया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। इसको क्या बोली जाती है? ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाती है। ये विस्कोसिटी कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। ईटा की यूनिट डायमेंशन आपको जनरली आते हैं एग्जाम में। कैसे लिखेंगे इसकी यूनिट डायमेंशन? ईटा एस डी वी बाई डी वाई अगर है तो ईटा को क्या लिखोगे? ईटा इज एफ डी वाई ओवर एस डी बी। अब लिख दो, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। और डी वाई तो डिस्प्लेसमेंट है जिसको एल लिखेंगे, एस इज द एरिया, और डी वी क्या है? ये तो स्पीड है, स्पीड को लिखते हैं एल टी माइनस वन। तो देखो यहाँ पे एल दो बार आया है तो एल स्क्वायर को काट देगा। तो रिलेशन क्या आ जाता है? देखो रिलेशन आ जाता है एम, एक एल देखो नीचे बच गया है, तो एम एल माइनस वन, और ये टी का पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस टू को एक बार काटेगा तो टी का पावर माइनस वन बचता है। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये हो जाती है। यूनिट क्या हो जाएगी? देखो यूनिट अगर देखो तो क्या हो जाएगी? यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट अगर लिखी जाए, एसआई यूनिट अगर लिखी जाए तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डी वाई मीटर हो गया, एरिया भी मीटर हो गया, और ये मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या लिखेंगे बताओ? ईटा हो गई एफ, और क्या है देखो, ईटा हो गई एफ डी वाई ओवर एस डी वी, ये हो गई। यूनिट क्या लिखेंगे? फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर, एरिया है ये तो मीटर स्क्वायर,
dv वॉल स्पीड है ये, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगी और रिलेशन क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या आती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट आती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसकी यूनिट एंड डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा एक, है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो काफी यूज आता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड विद लिक्विड, या समझ लीजिए एक तरह की लॉ ही है जिसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। जैसे मान लो ना, यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो कर रही है और वो फिर पतली ट्यूब से होकर के जाने लग रही है, ऐसी हो जा रही है। यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है ए, और यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है स्मॉल है। यहाँ पे स्पीड v1 है, मान लो एक लिक्विड फ्लो कर रही थी, यहाँ पे स्पीड v1 है और जब यहाँ पे जाती है तो स्पीड v2 हो जाती है। तो क्या लगता है कहाँ का स्पीड ज्यादा रहा होगा, v1 का कि v2 का? फ्लूइड इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, कहीं रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। तो क्या लगता है कहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा लिक्विड का, 1 पे कि 2 पे? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, कहाँ पे ज्यादा रहता होगा, 2 पे। 2 पे। हाँ 2 पे रहता होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे सोचो फ्लूइड को अगर इस एरिया से जाना होगा, मान लो ना यहाँ पे मैं एक पार्ट स्केच कर रहा हूँ, इस मास को क्रॉस करना है यहाँ पे, और सेम मास को यहाँ से भी क्रॉस करना है। तो क्या होगा, मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, ये मास हो गई। तो जब तक ना होगी क्या, एक जितने किसी भी टाइम पे किसी भी क्रॉस सेक्शन पे सेम मास को फ्लो करना ही होगा हर हालत में, तभी कंटिन्यूटी बनी रह पाएगी। ऐसे क्या होगा, कभी पानी ज्यादा जाएगा कभी कम जाएगा। तो कंटिन्यूअस फ्लो के लिए ये जरूरी है, कंटिन्यूअस फ्लो के लिए क्या जरूरी है, कंटिन्यूअस फ्लो के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो ना dm/dt है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ सेम टाइम में सेम मास की फ्लो हो जानी चाहिए, सेम टाइम में सेम मास की फ्लो होनी चाहिए, सेम मास की फ्लो होनी चाहिए, ठीक है, फ्लो हो जानी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कभी ज्यादा पानी आएगा और कभी कम पानी आएगा। तो dm/dt क्या होती है बताओ, ये मास है, तो मास क्या होती है, मास होती है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसको एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी बोलेंगे। एरिया भी कांस्टेंट दिया रहेगा, डेंसिटी भी, तो dl/dt पे डिपेंड करेगा। dl/dt तो स्पीड है लिक्विड की, तो रो s इंटू v, ये dm/dt है। तो देखो क्या है ना कि लिक्विड को कंटिन्यूअस फ्लो कराना है, तो रो एस भी इन तीनों का मल्टीप्लाई हर जगह सेम रहना चाहिए। अब देखो फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो डेंसिटी तो सेम रहेगा ही, हमेशा नहीं रहेगा। एक ही पाइप में एक ही फ्लूइड पर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे अगर पानी है तो यहाँ पे भी पानी रहेगी ना, यहाँ पे अगर केरोसिन है तो यहाँ पे भी केरोसिन फ्लो करके जाएगी। तो डेंसिटी तो सेम है ही, हमें केवल इन दोनों पे ध्यान देना, एरिया और स्पीड का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस स्टेटमेंट को क्या बोली जाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताएगा कि फ्लो इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी तो क्या होगी फ्लो? कभी कम पानी जाएगी ट्यूब में कहीं से, कहीं पे ज्यादा जाएगी। फ्लो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो सेम टाइम में सेम मास की फ्लो होनी चाहिए। और इसी को हमने सिंपल वे में लिखा कि एरिया और स्पीड का जो मल्टीप्लाई है ना, वो सब जगह सेम होना चाहिए, है ना? सभी जगह सेम होना चाहिए। ये सभी जगह लग सकता है। तो अगर हमें कंपेयर करना हो दो जगह पे, if we have to compare area and speed at two different positions, तो क्या करेंगे बता? हमें पता है एरिया स्पीड का मल्टीप्लाई सेम रहना चाहिए। तो एरिया को a1 ले लिया और स्पीड को v1, तो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 आ जाएगी क्या? ये बहुत एक फेमस इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जनरली इसी से पहचानी जाती है, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। जैसे न्यूटन्स लॉ में हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगाते हैं, वैसे ही फ्लूइड जब फ्लो कर रही होगी तो ये इक्वेशन तो पहले लगाना ही होगा, तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ फास्ट जाएगा कहाँ स्लो जाएगा। कैसे जाए सोचते हैं। अगर ये वाली कंडीशन है कि ट्यूब एकाएक बहुत सक्रिय हो गई है, इस तरह से पतली हो गई है, तो हमें पता है यहाँ का एरिया ज्यादा है। हम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि v इंटू एस का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जहाँ पे एरिया ये वाली ज्यादा हो गई, वहां पे स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो स्पीड होगी मान लो u, और यहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड बहुत बड़ी हो जाएगी v। यहाँ फास्ट मूव करेगी लिक्विड और यहाँ पे स्लो मूव करेगी लिक्विड, है कि नहीं? इस तरीके से फ्लो करेगी लिक्विड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताएगा कि कहाँ पे फास्ट या कहाँ पे स्लो चलना है। अब देखो इसी को इस वे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि मान लो एक ट्यूब है हमारे पास, और ट्यूब को हमने इस तरीके से रखा कि यहाँ पे एरिया ए है और यहाँ पे एरिया 3 है, और यहाँ की स्पीड दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड से रेट से फ्लो कर रही है लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड की फ्लो के रेट बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट लार्जर क्रॉस सेक्शन। लार्जर क्रॉस सेक्शन, लार्जर क्रॉस सेक्शन पे कितनी स्पीड होगी फ्लूइड की बताओ? 2 जल्दी से मीटर पर सॉल्व सेकेंड। करके बताओ कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला लगाना था। क्या लगाना था? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, बस ये लगा देनी थी सॉल्यूशन के लिए। और हमें पता है पहला एरिया जो बिगर है वो 3 है दिया हुआ है, स्पीड नहीं पता है। दूसरा एरिया है a, स्पीड है 6, ए से कैंसिल आउट तो v1 हो गई 6/3, तो v1 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसी में आपसे मान लो एक क्वेश्चन फिर से कर दिया कि मान लो एक फ्लूइड फ्लो कर रही थी इस तरीके के लिक्विड, इस तरीके के कंटेनर में। यहाँ पे स्पीड है कुछ भी है, यहाँ पे v1 है और यहाँ पे स्पीड हो गई v2, और v1 v2 का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एरिया है
एरिया यहाँ पे गिवन है, एरिया क्या है ए, और यहाँ पे एरिया गिवन है कैपिटल ए। तो आपसे बोलता है कैपिटल ए बाय स्मॉल ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या होगी, जल्दी से 3/2 आंसर करो। 3/2। 3/2 हो जाएगी क्या? हाँ कैसे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया, यहाँ पे एरिया वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 v1, यहाँ पे एरिया वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया तो a v2, और हमेशा ये मल्टीप्लाई सेम होती है, तो a v1 इक्वल्स टू a v2। तो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए हमें फाइंड करनी है, जो कि होगी v1 बाई v2। अब v1 बाई v2 ही तो 3/2 दिया था, तो ये आंसर हो गई 3/2। क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। तो इस वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा अननोन वेलोसिटी, एरिया या रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और थ्योरम की बात करूंगा जो है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड, एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड। फ्लूइड में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को पढ़ा था। सिमिलर वे में एनर्जी कंजर्वेशन को फ्लूइड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग सॉलिड बॉडी की बात करते हैं ना, तो सॉलिड बॉडी में दो ही तरह की एनर्जी थी। कौन कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही दो तरह की एनर्जी देखने को मिला था। कौन कौन सी एनर्जी सॉलिड बॉडी के पास थी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इन्हीं दोनों के समेशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इन्हीं दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। इसी दोनों के समेशन को टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी बोली जाती है। ये सॉलिड बॉडी की बात थी, लेकिन लिक्विड की बात आएगी, फ्लूइड की बात आएगी तो थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाएगा। क्या सिचुएशन अलग होगा? क्योंकि जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो उसमें दो ही प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी फ्लूइड के पास, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, साथ में एक और एनर्जी इसके पास होगी, दैट इज नॉन एज प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? एक्स्ट्रा प्रेशर एनर्जी होगी। तो तीन तरह की एनर्जी लिक्विड के पास होती है। काइनेटिक एनर्जी को मैं K से लिखूंगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी को P से, P तो प्रेशर भी हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखूंगा। ठीक है, और प्रेशर एनर्जी को मैं लिखूंगा, कैसे लिखूं बताओ? सिंबल तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्रेशर एनर्जी को Pe से लिखूंगा। ठीक है, Pe से लिखूंगा प्रेशर एनर्जी, या प्रेशर एनर्जी को P स्मॉल e के रूप में लिखूंगा। प्रेशर ना हो जाए इसलिए P नहीं लिखूंगा। तो ये तीन तरह की एनर्जी है। अब मान लो मैं इस तरीके की कंजर्वेशन लॉ लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो कर रही थी और ये फ्लूइड घूम करके ऐसे चला गया, तो कोई भी एक सेक्शन यहाँ पे जो एनर्जी कैरी करेगी, यहाँ पे जो एनर्जी होगी फ्लूइड की, अगर यही वाली फ्लूइड यहाँ चली गई है तब भी एनर्जी तो सेम रहेगी। क्या क्या चेंजेज आएगा? यहाँ पे स्टेट 1 है फ्लूइड की, यहाँ पे स्टेट 2 है। एक तो ये हाइट पे चला गया, तो हाइट पे जाने के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नहीं आएगी? हाइट पे जाने के बाद कौन सी एनर्जी आती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि नहीं है? हाइट ही नहीं है इसके पास, और इसके पास हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई क्या? अब बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो मान लो ये u या v1 स्पीड से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv1²। और मान लो यहाँ पे v2 से मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv2²। हाँ, प्रेशर एनर्जी कैसे लिखेंगे? एक और एनर्जी है ना हमारे पास,
प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी कुछ नहीं होती है, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज प्रेशर एनर्जी। तो मान लो कि 1 पे जब था ना तो प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1। अब यहाँ ध्यान देना, V1 दो बार आ गया नहीं, एक स्पीड है और एक वॉल्यूम है। तो मैं स्पीड को U1 U2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। U1 और U2 स्पीड को लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी U1 स्क्वायर और U2 स्क्वायर के टर्म में आ जाएगी। प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी, P1 V1। यहाँ पे फाइनल प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर एनर्जी होगी P2 V2। अब हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है। मैंने क्या माना है, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रही है ना, ये सारे सरफेस स्मूथ है। स्मूथ नहीं रहेंगे तो फ्रिक्शन ना एनर्जी को लूज कर देगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट 2। ऐसे ही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट स्टेट 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट स्टेट 2। इस तरीके से लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, K1 प्लस U1 प्लस P1 या PE1। दूसरा क्या हो जाएगा, K2 प्लस U2 प्लस PE2, बराबर ही होगा ना। लिख दो फटाफट। काइनेटिक एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को मैं पहले लिखता हूँ जनरली। तो प्रेशर एनर्जी हो गई P1 V1, V1 into V1 है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh1 या mgh तो जीरो थी ना, याद है। देखो yes sir पहली जो लिक्विड है इसकी तो हाइट ही नहीं है, इसकी हाइट ही नहीं है, तो हाइट नहीं है तो ये हो गई जीरो हाइट। और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे का लिखो, किसी को भी कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा लिखना चाहो वैसा लिखो। काइनेटिक एनर्जी को पहले लिखना चाहो तो लिख दो हाफ mu1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाइट जीरो है, इस वजह से जीरो हो गई। पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, P1 V1 होगी। V1 V1 फिर यहाँ K2 क्या हो जाएगी, हाफ mu2 स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि ये H हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, केवल प्रेशर और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई, तो P2 V2, है ना। तो इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन हम हमेशा लगाते हैं। मान लो अगर यहाँ की हाइट जीरो नहीं होती तो क्या लिखते बताओ, अगर यहाँ की हाइट जीरो नहीं होती, होती H1 या H2 कुछ भी। तो MGH1 लिख देते सर। हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अप्लाई करना। क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे फ्लूइड जा रही है और इस तरीके से ऐसा कोई बना करके जा रहा है ऊपर में, और हमारा यहाँ पे सरफेस है। ये हाइट हो गई H1, ये हाइट यहाँ से जो फ्लूइड जा रही है, यहाँ पे देखो एक फ्लूइड थी और यही फ्लूइड यहाँ पे थी पहले, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। यहाँ पे स्पीड थी U2, यहाँ पे स्पीड है U1, यहाँ की प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, यहाँ की प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, और ये हाइट है, मीन पोजीशन से देखते हैं, सेंटर से हाइट देखते हैं, H2 है। तो यूज करो, खुद से यूज करके देखो, यूज टोटल एनर्जी कंजर्वेशन या यूज एनर्जी कंजर्वेशन, यूज एनर्जी कंजर्वेशन। क्या हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन बताओ, तो सर इसकी काइनेटिक तो वो हो एनर्जी, जाएगी। मास तो दोनों जगह सेम ही रहेगी ना, चेंज नहीं yes होगी। sir तो मास लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ mu1 स्क्वायर, पोटेंशियल yes sir एनर्जी लिख दिया mgh1, MGH1 प्रेशर सर एनर्जी लिख दिया P1 V1। ये किसके इक्वल किया, हाफ mu2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh2, प्रेशर एनर्जी P2 V2, है कि नहीं। yes sir अच्छा, एक और पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है
कि जब हम ना आइडियल लिक्विड की बात करते हैं जिसमें ना वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो V1 और V2 नहीं लिखेंगे, केवल V लिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू आइडियल फ्लूइड। आइडियल लिक्विड में वॉल्यूम नहीं चेंज होती है, ऐसा नहीं कि 1 लीटर का ½ लीटर बना देंगे। तो इसीलिए जो जनरल फॉर्मूला रियल में है वो ये आती है, ½mU1² mgH1। अब प्रेशर एनर्जी को हम लोग लिखते हैं P1 × V। इसी तरह से राइट हैंड साइड को लिखा ½mU2² प्लस mgH2 प्लस P2 × V। ये जो हमने लिखा है ना, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन जनरल फॉर्म। इस तरह की जो एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज करते हैं फ्लूइड में, दैट इज नॉन एज आल्सो बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहलाती है ये थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम कहलाती है। क्या है ये बर्नौली थ्योरम? एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड, एनर्जी conservation in fluid is known as बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इसकी बर्नौली थ्योरम की बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। आ गया बात समझ में? अभी तक जो बताया हूँ, अभी तक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कंटिन्यूटी की इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम। अब जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ में फॉर्मूला डिराइव या न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे मोमेंटम और फोर्स के इक्वेशन से, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में किस पे बात होगी? सर हाँ जी, क्या? सर पीडीएफ प्रोवाइड करोगे? तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ ना, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे आप नहीं देखते हैं क्या सम्मति? नो सर। मैं सारा PDF टेलीग्राम पे ही सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम पे है कि नहीं तुम? नहीं है सर। तो डाउनलोड कर लो ना, ऐप से डाउनलोड कर लो, क्योंकि उस पे ना कोई भी चीज को रखना बहुत इजी हो जाता है। सर ज्यादा MB वाला भी इजी से डाउनलोड हो रहा है, इसलिए मैं उसको ही और अडॉप्ट। क्या सचिन क्या बोल रहे हो? सर इस क्लास को सर रिकॉर्ड किया था सर, ये क्लास की वीडियो। हाँ मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है, किसी भी क्लास सर की। कल वाली और भेज देना सर। ठीक है सर चलो, सर चलो नेक्स्ट क्लास में।